ये स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है कोलम्स लॉ के बारे में। चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन के बारे में अगस्टन डी कोलम्स ने 1784 में लॉ पेश किया। और मैं कह सकता हूँ कि ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, क्योंकि न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के अंदर अगर आपको बैकग्राउंड में याद हो तो उसने अपने लॉ में एक ग्रेविटेशन लॉ में मैसेस के बारे में बताया था कि यहाँ पे मैसेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। दैट्स द ग्रेविटेशन लॉ बाय द न्यूटन। लेटर ऑन इसने चार्ल्स कूलम ने चार्जेस के बारे में, बिकॉज डूफे ने चार्जेस का कॉन्सेप्ट दिया कि चार्जेस क्या होते हैं, और फ्रैंकलिन बेंजामिन ने टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया कि पॉजिटिव चार्ज कब क्रिएट होता है, डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी पे कब आता है। और फिर अब थर्डली, इंस्पायरेशन फ्रॉम द ग्रेविटेशन लॉ, कोलम्स ने चार्ल्स कोलम्स ने क्या किया, अपना लॉ पेश किया अबाउट द चार्जेस। व्हाट अबाउट द चार्जेस? अ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, चार्जेस के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की एग्जिस्टेंस। फिर फोर्स की एग्जिस्टेंस के बाद वो फोर्स किस पे डिपेंड करती है, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करती है, वो फोर्स कब मिनिमाइज होगी, कब मैक्सिमाइज होगी, ये सारी बातें उसके कोलम्स लॉ के अंदर मौजूद हैं। तो चार्ल्स कोलम्स लॉ में हमने डिस्कस करना है अबाउट द फोर्स बिटवीन द टू, और द मोर चार्जेस भी हो सकता है, बट वी विल स्टिल फोकस ऑन दैट के फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विच इज आइदर क्या हो सकती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन के बारे में, जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब होगी और रिपल्शन कब होगी, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। तो नेचर ऑफ चार्जेस में कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज बाय नेचर, बाय नेचर ऑफ दैट। कि अगर मैं छोटी सी एग्जांपल करूं, मेरे पास एक छोटा सा एक होममेड एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि ये देखिएगा, मेरे पास मैंने एक लाइट सा एक थ्रेड को यूज किया है, ये थ्रेड है, और ऑन द अदर हैंड मेरे पास एक बैलून है, और इस बैलून को मैं एक सिल्क के क्लॉथ के साथ रब कर रहा हूं। जब मैं इसको रब करता हूं तो इसके रब करने से एक बॉडी के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। बट क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं? तो आप देखिएगा, ये थ्रेड और ये बैलून, ये थ्रेड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। कोई भी चीज, कोई मैग्नेट नहीं है, सिर्फ ओनली द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। सो आई अगेन इट कि मेरे पास अगर ये छोटा बॉडी है, अगर मैं एक बैलून को ज्यादा से ज्यादा रब करता हूं तो आप देख सकते हैं ये थ्रेड इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये। सो दिस इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिफरेंट चार्जेस। अब ये तो चार्ज नहीं था, इसका मतलब ये न्यूट्रल था, इस न्यूट्रल को भी इस चार्ज बॉडी ने अट्रैक्ट कर लिया। सिमिलरली अगर मैं एक और बॉडी यूज करता हूं, सेकेंड बैलून डिफरेंट कलर का है, और आप इस कलर के बैलून के अंदर देखेंगे शायद चार्ज की अट्रैक्शन कुछ महसूस हो रही होगी आपको। सो एग्जैक्टली द चार्ज विल बी, और ये चार्ज बॉडी के ऊपर ऑलमोस्ट सारी बॉडी के ऊपर प्रिवेल हो जाएगा। इसको आई रबिंग विद द क्लॉथ, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको मैं, ये आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही होगी। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
न्यूट्रल और चार्ज बॉडीज के दरमियान भी है। इसका मतलब इस लम्हे इसके ऊपर भी एक चार्ज की कैफियत मौजूद होती है। अब दो बॉडीज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितनी, उसको देखते हैं कि वो किस पे डिपेंड करती है एंड व्हाट कूलम्स लॉ स्टेट अबाउट। तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, there exists a force of attraction / repulsion between the charges whose magnitude, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है, whose magnitude is, now this is the condition I write into with the second form that के magnitude is directly proportional, किसके directly proportional है, to the product of magnitude of the charges, चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या, दूसरी बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो कि इनके सेंटर से लिया जाता है डिस्टेंस, उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स मेक्स टू बी इजी, इसको और आसान कर देगी। और इसको मैं ऐसे राइट करता हूं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर्स, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस कहाँ है हमारे पास, ये एक चार्ज है दैट इज Q1, ये मेरे पास दूसरा चार्ज है Q2। अब ये दोनों चार्जेस माइट के, ये दोनों सेम नेचर के भी हो सकते हैं और माइट के ये अपोजिट नेचर के भी होंगे। अगर ये अपोजिट के हैं तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो कि इनवर्ट डायरेक्शन में होगी। और अगर ये चार्ज दोनों जो कि पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इन दो पॉइंट चार्जेस की अगर नेचर सेम है, सेम नेचर है, दैट इज द पॉजिटिव, दिस वन इज द पॉजिटिव, तो बेटा इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी। बट वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उसकी जो मैग्नीट्यूड है उस डिपेंड किस पे करेगी, इनकी प्रोडक्ट, इनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। तो मैं कह सकता हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन सेम मैग्नीट्यूड की हो सकती है अगर चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस हैव द सेम वैल्यू। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन नेचर में अपोजिट हो सकती हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूं। जब इनको मैं कंबाइन करूंगा इन दोनों रिलेशंस को, तो मेरे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी। और वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, लेट्स सी इट। सो आई कंबाइन दीज टू, आई रीराइट, इनको मैं दोबारा लिखने लगा हूं। F directly proportional Q1 Q2, F inversely proportional R square. Where is R? R the distance between these two. ये दोनों के दरमियान का जो ये distance है, that is R. So I combine the first and the second. इन दोनों को मैंने combine किया. मैंने combined it, so I get this relation F directly proportional to the product of their magnitude inversely. अब यहाँ पे एक कांस्टेंट मैंने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा, बेसिकली तो कॉलम्स ने ही इंट्रोड्यूस कराया। दिस इज अ कॉलम्स कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू, इसकी भी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई तो कांस्टेंट है, ये क्या चीज है, ये एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट,
ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। किसमें? इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी प्रॉपर्टीज डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट रखता है। यस एब्सोल्युटली, एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस, यानी ये स्पेस के अंदर, फ्री स्पेस के अंदर, एयर के अंदर भी कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपगेशन वैल्यू है कि वो कितनी परमिशन देते हैं एयर कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स उसमें से प्रोपगेट कर सकें, गो थ्रू हो सके और एक दूसरे को फोर्स प्रोवाइड कर सकें। नो डाउट इन द पार्टिकल फिजिक्स अगर मैं मूव करूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय एक्सचेंज ऑफ द फोटॉन्स होती है। जो फोटॉन्स एक्सचेंज होते हैं इसकी वजह से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर रहते हुए मैं कह सकता हूं कि ये फोर्स जो कोलम्स फोर्स है ये डिपेंड किस पे कर रही है? वन थिंग इज दैट ये के पे डिपेंड करती है। के खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? मीडियम पे। तो मैं कह सकता हूं कि फोर्स मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेकेंडली, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। नंबर थर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस के दरमियान करती है, किसके लिए डायरेक्टली है और किसके लिए इनवर्सली है। इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। और ये फोर्स फिर अपनी नेचर के लिहाज से कि जो Q1 के ऊपर फोर्स लगेगी Q2 की तरफ से और जो Q2 के ऊपर लगेगी Q1 की वजह से, ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल फोर्स होने की वजह से इक्वल होंगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। मैग्नीट्यूड सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो आप अभी भी देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन, इसकी आउटवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स माय राइट हैंड साइड एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड माय लेफ्ट हैंड साइड। बट ये म्यूचुअल फोर्स होगी। इन दोनों फोर्सेस को भी अभी अंडरस्टैंड करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू फाइंड द रिलेशन, इसके दरमियान क्या रिलेशन मुझे नजर आ रहा है, किसके लिए ये क्या है, डायरेक्टली है, किसके लिए इनवर्सली है। आई राइट इट अगेन। मेरे पास फॉर्मूला आ गया, लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आ गई एंड दैट इज EF इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब डायरेक्टली के लिए मैं उसको लिख रहा हूं कि F डायरेक्टली है, किसके डायरेक्टली है? प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, उसके लिए ये फोर्स डायरेक्टली है, इट्स अ कूलम्ब फोर्स। और जबकि ये फोर्स इनवर्सली है, डायरेक्टली है किसके? मैग्नीट्यूड के, उनके प्रोडक्ट के। इनवर्सली है किसके? उनके दरमियान के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इट मींस डिस्टेंस के ये इनवर्सली है, खाली नहीं बल्कि उसका भी स्क्वायर। सो कैन आई राइट कि भाई ये फोर्स अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो कम होगी और अगर इनकी चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी। तो अगर एक छोटा सा मैं इसका रिलेशन ग्राफ के फॉर्म में बना दूं तो इट मींस कि ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स को वर्टिकल में लेते हैं और इसको हॉरिजॉन्टल में, तो ये मेरे पास Q1 और Q2 चार्जेस है। तो ये फोर्स डायरेक्टली है, एग्जैक्टली डायरेक्टली है। एज मच द चार्ज वैल्यूज, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इंक्रीज होगी तो फोर्स विल आल्सो इंक्रीजेस। सिंगल को कर ले, सिंगल भी इंक्रीज करेगा, बट आपने अगर दोनों के मल्टीपल को देखना है, क्योंकि हमारे रिलेशन में ये फोर्स प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली, तो मैंने दोनों को लिख दिया। बट बेटा यहाँ पे अगर देखें तो दिस फोर्स इज इनवर्सली, एंड इनवर्सली का ग्राफ अगर मैं सिर्फ रादर देन पुटिंग द R स्क्वायर मैं R पुट करता हूं और यहाँ पे मैं F पुट करता हूं, तो ये फोर्स क्या हो रही है? डिस्टेंस। बेटा इधर को डिस्टेंस, ग्राफ को अंडरस्टैंड करें तो बहुत आसान हो जाता है। इस साइड पे डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है और यहाँ पे फोर्स इंक्रीज करती है, यानी फोर्स की लाइन अगर ऊपर को जाएगी इंक्रीज करेगी, डिस्टेंस अगर मेरे राइट को मूव करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव करेगा, तो वो आपके पास डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अब दो चार्जेस के दरमियान अगर डिस्टेंस इंक्रीज करता है तो फोर्स को डिक्रीज होना पड़ेगा। अब डिक्रीज वो कैसे होगी? वो इनवर्सली होगी। अगर खाली R की बात होती तो शायद मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देता, बट दिस फोर्स like that, this is slopy,
ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को शो ऑफ कर रही है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंदर आपके पास ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के बढ़ाने से कम होती है। सो दिस इज द स्लोपनेस, और ये इनवर्स स्क्वायर लॉ की फॉर्म भी है, और ये बता रही है कि फोर्स के वैल्यू डिक्रीज होती है एज यू गोस टू बी द डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन द चार्जेस। ये देखिए, ये बिटवीन द चार्जेस ये फोर्स थी F, और जब आपने इसके डिस्टेंस बढ़ाया चार्जेस के दरमियान, एब्सोल्युटली फोर्स को डिक्रीज होना पड़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो कम हो जाएगी। अच्छा, एक ग्राफ और मोस्टली आया करता है कि अगर आपका 1/r² का ग्राफ हो, किसके साथ? फोर्स के साथ। तो अब आप इस पूरे को एक क्वांटिटी माने। एक क्वांटिटी क्या माने? फर्ज करें, मैं इसको z कह लेता हूं। 1/r² कंप्लीट इज अ z, और अगर 1/r² इंक्रीज करेगा तो मेरी फोर्स भी इंक्रीज करेगी, और अगर 1/r² डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज करेगी। सो देन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो 1/r² कंप्लीट f के दरमियान जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन, जब r के दरमियान करेंगे तो दैट विल बी द इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो अप करेगा। अच्छा, थर्ड थिंग, मीडियम की डिपेंडेंसी। मीडियम डिपेंडेंट है कौन सी फोर्स? कॉलम फोर्स इज अ मीडियम डिपेंडेंट। अब इस कॉलम फोर्स की मीडियम डिपेंडेंट वैल्यू को अगर मैं अंडरस्टैंड करूं तो इट्स सो सिंपल। मैं बाकी सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, k q1 q2/r², और इसमें ऐसा है कि जो फोर्स है वो मीडियम की कैसे डिपेंड कर रही है। तो ये चीजें तो हमारी डिस्कस हो गई, ग्राफ के अंदर भी हो गई, और इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो 1/4πε0। अब इसमें 1/4π को भी ओमिट कर दें तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पेरीमीटर विच इंड्यूस ड्यू टू द मीडियम, वो आपके पास ε0 है। इट मींस कि अगर ε0 की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो फोर्स डिक्रीज करेगी। और मजे की बात है, तमाम चार्जेस के लिए जब भी कोई मीडियम इंसर्ट किया जाता है, और मीडियम किस तरह का होगा? मीडियम आपके पास इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर नॉन कंडक्टिव हो गया, और इसकी तमाम वैल्यूज जो हम यूज करते हैं वो ग्रेटर देन 1 होती हैं। वो तमाम वैल्यूज ग्रेटर देन 1 होती हैं। सो εr इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और 1 से बड़े होने की वजह से आपकी फोर्स की वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम बिटवीन द चार्जेस फोर्स रिड्यूसेस, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। अब फोर्स बढ़ेगी कब? फोर्स उस वक्त बढ़ेगी जब मीडियम की वैल्यू ε0 होगी। इसका मतलब है ε0 पे मैक्सिमम, अगर मैंने कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। हाउ मच डिक्रीज? डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर। अभी इसी के अंदर इसमें मैं मीडियम जब इंसर्ट करूंगा 1/4πε0, ये तो एयर है, एयर के बाद मीडियम की प्रेजेंस का जो फैक्टर आएगा εr आएगा। सो εr मुझे लिखना पड़ेगा, आई हैव टू राइट εr। तो गौर कीजिएगा कि जब मैं εr की वैल्यू इंट्रोड्यूस कराता हूं, सो f मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0, और मीडियम के लिए फैक्टर क्या इंट्रोड्यूस कराया? εr, और बाकी वैल्यूज वही k q1 q2/r²। अब ये सारी वैल्यू जो ब्लैक में लिखी हुई है, ये तो वो वैल्यू है जब आपका एयर मौजूद थी दो चार्जेस के दरमियान। इसको सेपरेट कर लें तो 1/εr, ये वाली वैल्यू तो वो है जब वैक्यूम था, और ये आपके पास नाउ दिस बिकम्स द रिलेशन व्हाट्सएप के εr की प्रेजेंस की वजह से आपके मीडियम की फोर्स रिड्यूस हो गई। अब अगर εr की वैल्यू लेट्स सपोज 2 है, 3 है, माइका के लिए 3.3 से 7 तक वैल्यू होती है। अगर इसमें मैं मीडियम पुट कर रहा हूं और उस मीडियम की वैल्यू 2 है, तो बेटा ये 1/2 f वैक्यूम दैट विल बी द फोर्स, यानी वैक्यूम की फोर्स से मीडियम की फोर्स 1/2 हाफ हो जाएगी। So reduced to be the half due to the factor medium. So this one is a Coulomb's law, और उसकी इक्वेशन थी, उसके कुछ ग्राफ्स थे, उसकी डेरिवेशन थी, और ये फोर्स वेनिशेस कब होगी। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ इस लाइन को टच नहीं कर रहा,
इस लाइन को टच कर जाता तो ये मेरी फोर्स जीरो हो जाती। इसका मतलब है आर को इन्फिनाइट होना पड़ेगा। जब आर इन्फिनाइट हो जाएगा तब मेरी फोर्स जीरो हो जाएगी, बिकॉज 1/infinity गोज टू जीरो। तो आर की जगह पर अगर मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस दो चार्जेस के दरमियान होगा, तो तब जाके ये फोर्स वैनिश होगी, खत्म होगी। अदरवाइज ये फोर्स जीरो नहीं हो सकती ऑन द बिहाफ ऑफ द डिस्टेंस। हाँ, एक और सूरत में हो सकती है, अगर मैं इन दो चार्जेस में किसी एक चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दूं। न्यूट्रलाइज मींस कि आपके पास Q1 की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो Q1 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो Q1 और Q2 के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। अगर उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना नहीं होता, जो मैंने आपको एग्जांपल की थी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से वो एक थ्रेड जो था वो क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। किसके साथ अट्रैक्ट हो रहा था? किसी चार्ज बॉडी के साथ। वो उस वक्त होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। थैंक यू सो मच। तो ये आपका कॉलम लॉ था। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए और अपने टॉपिक्स को अच्छा बेहतर बनाने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करें और लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।